हेलो क्लास, आज हम लोग यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्शन पढ़ाने के बाद इस टॉपिक में इस यूनिट में कुछ बचेगा नहीं, बचेगा तो सिर्फ तुम लोगों का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अभी हम फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करके इसको फिर से फर्दर अपलोड करेंगे। लेकिन अभी के लिए पहले कम से कम ये समझ लें कि फ्रिक्शन क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो मेनली दो सरफेस के बीच के में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट between two contacting surfaces the magnitude of limiting friction bears a constant ratio of normal reaction between the two. This ratio is called coefficient of friction. It is defined relationship, देखो इसका रिलेशनशिप ये है। ठीक है, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, जब भी कोई दो बॉडी जो है वो आपस में कांटेक्ट होते हैं तो उनके बीच का जो कांटेक्ट सरफेस होता है उनके बीच में कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो वहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, और अगर सरफेस रफ है, ठीक है, तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो रिलेशन है म्यू का वो ये है। ठीक है, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, और एफ जो है, ठीक है, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एफ जो है वो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को डिनोट करता है, और एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन को। ठीक है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस मतलब कि बॉडी जो है मूव नहीं करना चाहती है, तो कभी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है और वो बॉडी मूव नहीं करना चाहती है तो वो रेसिस्ट करती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं म्यू किसे कहा गया है। यहाँ पे म्यू कहा गया है रिप्रेजेंटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो म्यू है वो कोफिशिएंट फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एफ क्या है, रिप्रेजेंट द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन क्या है, एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है, और ये जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या हुआ, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस और नॉर्मल रिएक्शन का एक रेशियो हुआ। ठीक, इट इज़ द रेशियो ऑफ कांस्टेंट रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल रेसिस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इन दोनों का रेशियो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल देके समझाया गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ऐसे समझें कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम लोग हल्का सा ग्रेजुअली फोर्स लगा रहे हैं, बहुत हल्का सा, ठीक है, तो वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम जो है लोड, जो फोर्स है उसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स जो है वो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि पहले जब फोर्स स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो वो बॉडी के अंदर मोशन आने लगता है। तो वो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फिर इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जैसे जैसे फ्रिक्शनल लिमिटिंग, जैसे जैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच का एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे कहें
लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो किसी बॉडी को पे लगता है, ठीक है, तो उसी टाइम जब लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू तक अगर फ्रिक्शन पहुंच जाता है, उसी टाइम जो है वो एंगल भी सबसे ज़्यादा होता है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस और फोर्स के बीच में, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस और फोर्स के बीच में, ठीक है। तो स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कंसिडर ए बॉडी ऑफ वेट W प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, एक वेट है W जो हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, एक हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा हुआ है और ये इसका वेट है W, ठीक है। लेट P एन अप्लाइड फोर्स required to just move the body such that frictional resistance reaches limiting frictional value, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि P फोर्स इस पे लगा रहे हैं इस तरीके से कि बॉडी जो है वो जस्ट मूव होना स्टार्ट हुआ है। ये जो बॉडी है ये जस्ट इतना फोर्स हम लगा रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो जस्ट मतलब अभी मूव होना स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि इसका जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है, अगर क्योंकि जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अगर वो मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि उन बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स बढ़ाते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर उससे हल्का सा ज़्यादा अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो वो बॉडी जो है वो मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर कोई बॉडी रेसिस्ट कर, मैक्सिमम फ्रिक्शन किसी बॉडी पे जो लग रहा है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, ठीक है। तो ये बॉडी मोशन में आ जाएगा। अब यहाँ ग्राफ में देखा जाए तो जैसे जैसे हम P बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे P बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही फ्रिक्शनल वैल्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद ये फ्रिक्शन वैल्यू जो है वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। एक पॉइंट के बाद जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाता है, मतलब मैक्सिमम पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्स कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद भी अगर फर्दर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो मोशन में आ जाती है, ठीक है। तो बॉडी मोशन में आ जाती है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मोशन नहीं कर रही है तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्शन में होता है, उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। लेकिन अगर बॉडी मोशन में आ गई तो अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें लगना स्टार्ट हो जाता है। और हमको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे शो किया गया है, देखा गया है कि जैसे ही अगर मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से जैसे ही इंक्रीज होता है फ्रिक्शन में हल्का सा गिरावट होता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है इसमें। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ द डायरेक्शन ऑफ n, ठीक है। इसमें जो थीटा एंगल है वो नॉर्मल से, ठीक है, एंगल बना रहा है, नॉर्मल से एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट, ठीक है। ये थीटा एंगल की बात हो रही है, ठीक है। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है और डायरेक्शन n के बीच का एंगल है, ठीक। ये रिजल्टेंट और डायरेक्शन n के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। सच दैट थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सच दैट द थीटा इज कॉल्ड एक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस तरीके से थीटा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। जैसे जैसे हम p का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एज p इंक्रीजेज f ऑल्सो इंक्रीजेज, जैसे जैसे p बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शनल वैल्यू जो है, ये जो फ्रिक्शनल वैल्यू है ये भी बढ़ता जाएगा, ये जो फ्रिक्शनल वैल्यू है ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाउएवर f कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शनल वैल्यू जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से ज़्यादा नहीं जा सकता, यही फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है।
लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू जो है वही फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जैसे जैसे हम P बढ़ाते जाएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, F बढ़ता जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू तक पहुंच जाएगी उसके बाद F में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से एंड सच दैट थीटा कैन अटेन ए मैक्सिमम वैल्यू ओनली। ठीक है, और उसी टाइम जो थीटा है वो मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा। ठीक है, इसी टाइम जो थीटा है वो मैक्सिमम वैल्यू अपना गेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसको थ्योरी के एक्सप्रेशन के फॉर्म में समझाया गया है। ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या कहा गया है कि मान लेते हैं कि अल्फा रिप्रेजेंट एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मान लेते हैं वेयर अल्फा इज वैल्यू रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल जो है अल्फा जो है वो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अल्फा जो है वो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू पता है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और जैसे जैसे F बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि बॉडी का मास तो चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है बॉडी का वेट तो चेंज होगा नहीं, तो जैसे जैसे फ्रिक्शनल F बढ़ता जाएगा वैसे वैसे T मैक्स भी बढ़ता जाएगा। T थीटा मैक्स या T अल्फा जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब F जो है वो अपने लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू तक पहुंच जाएगा उसके बाद अल्फा में कोई चेंज नहीं होगा या थीटा मैक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अल्फा रिप्रेजेंट एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो अल्फा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और हमको पता है कहीं कहीं लिखा होता है म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, वहाँ जहाँ एफ जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू होता है और एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसी को कहीं कहीं लिखा होता है एफ इक्वल टू म्यू एन। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, बस एन को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देना है तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, और अगर एन को इधर लेके आ रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, म्यू इक्वल टू एफ अपॉन एन होता है। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू टेन अल्फा हो सकता है यहाँ से, जब एफ अपॉन एन है और एफ अपॉन एन है तो ये चीज़ यहाँ आ गया। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंट ऑफ वो किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो एंगल होगा उस पर जो टेंजेंट बनेगा उसके बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स क्या है, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स को समझते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, कंसिडर ए बॉडी ऑफ वेट W प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो रफ सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है, एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है जो कि हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से वो थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, व्हेन थीटा वैल्यू इज स्मॉल द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, जब थीटा स्मॉल है
तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है और वो रेस्ट में है और उसमें कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, अब थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब इस एंगल के बीच में, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिया गया है, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ए स्टेज रिचेज व्हेन द बॉडी टेंड टू स्लाइड डाउन द प्लेन, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा थीटा, तो एक समय आएगा कि जो बॉडी रखा गया है वो डाउनवर्ड की तरफ स्लाइड होगा, ठीक है। वो डाउनवर्ड की तरफ स्लाइड होगा, ठीक है। अब द मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन with the horizontal on which a body free from external force can rest without sliding is called angle of response, ठीक है। अब मैक्सिमम इंक्लाइनेशन जो है, यानी ये थीटा मैक्सिमम इंक्लाइनेशन पे कितना थीटा होगा, जब वो बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो रेस्ट पे होगा और स्लाइड नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब कि हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, कि वो थीटा मैक्सिमम होगा, थीटा बढ़ाते बढ़ाते एक थीटा मैक्सिमम हमको मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई बॉडी जो है वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पे रहेगा, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रेस्ट पे रहेगा और वो स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। वो सरफेस पे स्लाइड भी नहीं करेगा और वो किसी तरीके से वो मोशन में नहीं आएगा। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये जो थीटा मैक्स है वो बराबर है साई के, और वो साई क्या है, फाई, वो क्या है, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है, ठीक है, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब एक फिगर के थ्रू समझाया गया है कि एक वेट जो है वो W जो है वो बॉडी जो है वो एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है और उनके सरफेस के बीच में, सरफेस और बॉडी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस से 90 डिग्री पे लगता है, यानी ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्लाइड, ठीक है। तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इसको समझाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। जिसमें क्या है कि एक फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, एक W लोड लगा हुआ है और उसका नॉर्मल ये है, नॉर्मल जो है वो सरफेस से 90 डिग्री पे होता है और उसका जो ये एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। और नॉर्मल और सरफेस के बीच में, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है तो वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक। अब अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अप्लाई करते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, तो वो जीरो के बराबर होगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल का कंपोनेंट लग रहा है, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट लग रहा है, कैसे, यहाँ देखते हैं। ये नॉर्मल है और इनके बीच में ये 90 माइनस थीटा है, तो ये इसका कंपोनेंट इधर एक्सिस पे आएगा, वो कितना होगा, एन कॉस 90 माइनस थीटा,
ठीक है। उसके बाद फोर्स, तो इस वेट का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये स्लाइड ना हो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस तरीके से लगेगा। तो ये कितना एंगल बना रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अगर ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा। ठीक है, इसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि एफ कॉस 90 माइनस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब एफ कॉस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा, अब इस एफ कॉस एन कॉस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब एन साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, इक्वेट कर दिए दोनों तरफ। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा। और ठीक है, कॉस को हम इधर नीचे ले आके डिवाइड कर देंगे साइन में, तो वो हो जाएगा टेन थीटा। और ये हो जाएगा एफ अपॉन एन, एन को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा एफ अपॉन एन। एफ अपॉन एन हमको पता है कि टेन फाइव होता है, और टेन थीटा मैक्स जो है वो टेन फाइव के बराबर होगा। तो टेन थीटा मैक्स क्या होगा, एफ अपॉन एन, और टेन फाइव जो होगा वो म्यू के बराबर होगा। और टेन एफ अपॉन एन जो होता है वो टेन अल्फ़ा होता है, और म्यू इज इक्वल टू टेन फाइव होता है। तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन फाइव। ठीक है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन फाइव, तो यहाँ से फाइव इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं। सारे एक्स कंपोनेंट का समेशन जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपोनेंट ये आया एन कॉस 90 माइनस थीटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से, और एक ये कंपोनेंट आया है फ्रिक्शन का जो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, वो आएगा माइनस कॉस एफ कॉस थीटा। इन दोनों को इक्वेट किया गया है एक समेशन में, तो क्या हो गया, एफ कॉस 90 माइनस थीटा माइनस एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। एन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, एन साइन थीटा, और ये इक्वल टू के उधर चला गया तो एफ कॉस थीटा हो गया। अब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए तो ये टेन थीटा हो गया, और एन को नीचे ले आके डिवाइड कर दिए तो ये हो गया एफ अपॉन एन। अब ये टेन फाइव के बराबर होता है, और टी थीटा मैक्स जो है वो किसके बराबर होता है, एफ अपॉन एन के। तो टेन फाइव इक्वल टू म्यू इक्वल टू एफ अपॉन एन, जहाँ से हमको मिल गया कि म्यू इक्वल टू टेन अल्फ़ा। एफ अपॉन एन जो होता है वो टेन अल्फ़ा के बराबर होता है। ठीक है, अब टेन फाइव इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो टेन से टेन कट गया तो हमको क्या मिला, फाइव इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, यानी फाइव इक्वल टू अल्फ़ा हो गया, फाइव इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ कूलम फ्रिक्शन और लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके कुछ कंडीशन हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं, कुछ एविडेंस हैं जिसको यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ कूलम फ्रिक्शन विच आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आर लिस्टेड एज अंडर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिफोर limiting friction, the magnitude of the limiting static frictional force depend upon the nature of the surface in contact and on their roughness। ठीक है, तो मैं किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे। अगर वो सरफेस स्मूथ है तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल होगा या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल होगा वो कम होगा, लेकिन अगर रफनेस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड,
ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये ठीक है, बॉडी के साइज के ऊपर या एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्या चीज़ है इसमें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे। ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, वो किस सरफेस के कांटेक्ट पे है। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम होगा, और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। ये साइज पे या एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टेंजेंशियल पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट and its direction is opposite to the direction in which the body would start moving। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टेंजेंशियल लगता है, यानी वो सरफेस के अलोंग लगता है, पैरेलल लगता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सरफेस के अलोंग लगा हुआ है। ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, टेंजेंशियल है या पैरेलल है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो फोर्स के, जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है उसके अपोजिट है। ठीक है, तो वो क्या है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इट विच द बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग। जिस तरफ बॉडी मूव करना स्टार्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फॉर द गिवन सरफेस द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, तो किसी गिवन सरफेस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल का वैल्यू होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा एफ एक्स जिसे यहाँ लिखा गया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो इसके अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करें तो एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो आर होगा। ठीक, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, म्यू। ठीक है, ठीक है, अब म्यू इक्वल टू क्या होगा, जब एफ अपॉन आर कर देंगे तो उनको म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल टेंशन इसको स्टार्ट करेंगे, और इसको कल ख़त्म करके फिर उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। थैंक यू।